पूरे कुएं में ही भांग पड़ी है तो फिर क्या ही पूछना है। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट किया जाए। लेक्चर नंबर 4 है। जैसा कि मैंने आपको नेमिंग करके आने को कहा था और आप नहीं करके आए हैं, तो पहले एक एग्जांपल आप करके बताएंगे, फिर उसके बाद ब्रिजिंग लिगेंड की नेमिंग हम लोग करेंगे। ब्रैकेट बनाइए। पीटी NH3, बिग ब्रैकेट के अंदर है पीटी NH3 होल ट्वाइस Cl CH3NH ब्रैकेट क्लोज है। इस तरीके से कंपाउंड है। एक Cl अंदर है, एक Cl बाहर की तरफ है। एक Cl ब्रैकेट के अंदर है, एक Cl बाहर की तरफ। चलिए नाम लिखना है इसका। पहले बता दीजिए मुझे कैसा है, कैटायनिक है या एनायनिक? कैटायनिक है या एनायनिक? कौशिक तो नाम लिखिए, कैसे लिखेंगे? कितने लिगेंड्स लगे हुए हैं? NH3 दो हैं, मिथाइल अमीन है, क्लोरीन है। 3 लिगेंड्स है ना, 3 तरीके। चलिए नाम लिख दीजिए फटाफट। हो गया? सही है। प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए पहले, तो क्या आएगी? +2 आनी चाहिए। 2 Cl है, बाकी सब तो न्यूट्रल है। मिथाइल अमीन भी न्यूट्रल है और ये NH3 भी न्यूट्रल है, तो +2 आनी चाहिए ना। 2 Cl है तो 2 Cl की -2 हो जाएगी, तो पीटी की +2 आएगी ऑक्सीडेशन नंबर। और पहले ये अमीन लिखेंगे, फिर क्लोराइडो लिख दो, फिर मिथाइल अमीन लिख दो, है ना। तो नाम लिख देते हैं डाई अमीन क्लोराइडो मिथाइल अमीन और प्लेटिनम लिखें। कैटायनिक है तो प्लेटिनम ही लिखना होगा। ब्रैकेट में 2 और क्या दिखाई दे रहा है आपको? क्लोराइड। ठीक है, बाहर Cl है तो क्लोराइड हो गया। अगर कोई आयन दिया होता है ना तो इसका नाम आयन करके लिख देते हैं। अगर आयन दिया होता है तो इसका नाम आयन करके लिख देते हैं। जैसे मान लो ये ऐसे दिया होता है, यही सेम चीज इस तरीके से देते हैं। ये ऐसे दे देते हैं तो नाम बिल्कुल सेम रहता, वो लास्ट वाला क्लोराइड नहीं आता और यहाँ पे क्या आ जाता? आयन आ जाता। इसका नाम क्या होगा? डाईअमीन फ्लोराइडो मिथाइलअमीन प्लैटिनम 2 आयन।
प्लस माइनस चार्ज वाली अगर स्पीसीज दी है तो आयन लिख देंगे उसके सामने। हैं? डबल एम ही आता है शायद। नहीं, वैसे तो एमीन में एक ही एम आता है। पर यहाँ पे अमोनिया को जब एमीन लिख रहे हैं ना तो डबल एम ही लिख रहे हैं। सुनो सुनो सुनो, जो एमीन, जो एग्जैक्टली एमीन की अपन बात कर रहे हैं ना उसमें तो एक ही एम आएगा। ये तो एमीन है ना, मिथाइल एमीन। जो अमोनिया के लिए हम लिख रहे हैं एमीन वर्ड, उसमें आएगा डबल एम। बात समझ आई? जो ये तो एमीन ग्रुप है तो इसके लिए तो AMINE ही आएगा, जो हर्ष ने बोला। पर जब अमोनिया के लिए हम लोग लिख रहे हैं ना एमीन करके, तो उसमें डबल एम है। शायद इसलिए होगा कि अमोनिया को में डबल एम आता है शायद। अब ये नाम बनाने वाले ने क्या सेम? हाँ लिखा हुआ एनसीईआरटी पे। ठीक है, आयन आएगा तो उसको आयन करके नाम लिखेंगे, और कंपाउंड आ गया तो कंपाउंड का लिखना आपको आता ही है। बस पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी आयन आए उसको आपको नहीं लिखना है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, आपको केवल आयन करके उसका नाम लिखना। कर लेंगे। अगला हेडिंग डाल लीजिए, नेमिंग ऑफ ब्रिजिंग लिगेंड। नेमिंग ऑफ ब्रिजिंग लिगेंड, ब्रिजिंग की बात कर लेते हैं। ब्रिजिंग लिगेंड की देखो हम लोगों ने बात करी थी कहाँ पे, जब हमने बात करी थी पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस की, जिसमें एक से ज्यादा मेटल थी। उन मेटल्स को जोड़ने के लिए सेंटर में एक से ज्यादा मेटल थी, दो आयरन है मान लो, एक इधर एक इधर, तो उनको जोड़ने के लिए जो बीच में लिगेंड्स आते हैं उनको हम बोलते हैं ब्रिजिंग। तो ब्रिजिंग लिगेंड लिखने का तरीका ये होता है कि ब्रिजिंग के आगे म्यू वर्ड लिखा जाता है। ब्रिजिंग लिगेंड का जब नाम लिखोगे तो क्या लिखोगे, उसके सामने म्यू लिख दोगे। म्यू लिखने का मतलब होता है वो लिगेंड कैसा है, बीच में आ रहा है, ब्रिजिंग है। पहले एक कंपाउंड बनाते हैं फिर नाम लिखते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है NH3 क्रोमियम, ये OH से जुड़ा हुआ है बीच में, और फिर से यहाँ पे क्रोमियम है NH3 है, और बाहर की तरफ है Cl5। ठीक है, अब देखो ध्यान से, पहली बात तो ये कि यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो ये जो OH है ये काम करेगा ब्रिजिंग लिगेंड की तरह, क्योंकि ये जो है दोनों क्रोमियम को जोड़ रहा है, दोनों क्रोमियम को जोड़ रहा है। फिर उसके बाद हमने देखा कि ये जो क्रोमियम और अमोनिया की 5 यूनिट है, ये इधर भी यही है और इधर भी सेम है ना। तो जब कंपाउंड में इस तरीके से लेफ्ट और राइट का जो दोनों पार्ट है जो ब्रिज से जुड़ा हुआ है, ब्रिज वाले लिगेंड से, वो अगर दोनों सेम होता है तो इसका भी हम दो बार नाम ना लिख करके एक बार में ही नाम लिखते हैं, उसके सामने बस लिख देते हैं बिस। जैसे वहां पे लिखा था ना, तो वहां पे तो नेम में अगर डाई ट्राई ऐसा आ रहा था तब हम लोग बिस ट्रिस टेट्रा किस ऐसे लिख रहे थे। यहाँ पे हम लोग दो बार ये रिपीट हो रहा है तो इसका नाम हम लोग बिस लिख देंगे। और ये जो है ये हाइड्रोक्साइड है, तो हाइड्रोक्साइडो अगर लिखते हैं इसके सामने, तो इसके सामने हम लोग एक टर्म लिखेंगे म्यू। ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा, नाम लिखते हैं म्यू हाइड्रोक्सो म्यू हाइड्रोक्सो
बेस कितने एमीन है? 5। पेंटामीन क्रोमियम की वैलेंसी निकालेंगे। क्रोमियम की वैलेंसी निकालिए, कितनी आएगी जल्दी से बताइए। एक क्रोमियम की निकालनी है, 2 है ना, एक की निकालिएगा। अमोनिया अमोनिया की 0 0 हो गए। 2 क्रोमियम है, एक OH की -1, 5 Cl की -5, -5 -1 -6, 2 क्रोमियम की +6 आएगी, तो एक क्रोमियम की कितनी हो गई? +3। यहाँ पे एक की लिख रहे हैं हम लोग, बेस करके लिख दिया, मतलब इसको रिपीटेड बता रहे कि रिपीट हो रहा है। पेंटा एमीन क्रोमियम लिखेंगे क्योंकि एनायनिक है, और 3, और फिर क्या लिख दें? फ्लोराइड। कोई समस्या? क्या बेटा? हाँ, पेंटा के साथ एमीन आ रहा है तो एक जब रिपीटिशन हो जाता है तो 2 बार नहीं लिखते, एक बार ही लिखते। पेंटा में भी ए आ रहा है, वैसे पेंटा बोलते हैं, पेंट लिखते हैं ना, बोलते हैं पेंटा, बोल दिया, एमीन के कंटिन्यूएशन में पेंटामीन बन गया, लेकिन वैसे क्या है? पेंट एमीन, है ना। तो क्लियर है ये बात? दोनों पोर्शन रिपीटेड है, तो बिस करके एक का नाम लिख दीजिए और जो भी आपका ब्रिजिंग लिगेंड है उसका नाम लिख दीजिए। अगला एग्जांपल करते हैं, ये नोट कर लिया तो ब्रिजिंग के 1 2 और कर लीजिए जिसमें कि आपको अलग अलग भी आ जाए तो आप कर लें। जैसे यहाँ पे है Fe और इधर भी है Fe, यहाँ पे OH दिया हुआ है और दूसरे में भी OH है, 2 ब्रिजिंग लिगेंड है, H2O दोनों तरफ 4 4 है, और बाहर की तरफ है SO4 फुल टॉर्स, 2 SO4। चलिए, अब ये हाइड्रोक्सो जो है वो 2 हो गए ना, तो म्यू हाइड्रोक्सो तो लिखना है, लेकिन उसके पहले डाई वर्ड लगाना है। डाई, फिर म्यू हाइड्रोक्सो, डाई, फिर म्यू, फिर हाइड्रोक्सो, बीच में डैश करके लगाना है, डैश डैश करके, म्यू बीच में रहेगा, डाई म्यू हाइड्रोक्सो। अब रिपीट होने वाली चीज क्या दिख रही है? और आयरन है और कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, तो आयरन को कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में आयरन ही लिखते हैं, उसमें फेरेट लिखते हैं एनायनिक में, और कैटायनिक में आयरन ही लिखना है, लेकिन 2 बार है तो बिस करके लिख दे, बिस। कितने एक्वा है? टेट्रा एक्वा, वाटर को एक्वा लिखते हैं। आयरन, आयरन की वैलेंसी बता दीजिए, यहाँ पे वैलेंसी आ जाएगी, सल्फेट आ जाएगा, वैलेंसी बताइए। 2 OH की -2, 2 SO4 की -4, है ना, एक SO4 की -2 होती है तो 2 की हो गई, यहाँ पे -4 और 2 OH की -2 हो गई, तो -6 आ गया टोटल। तो 2 आयरन का +6, तो एक आयरन का कितना आ गया? +3। एक की लिख रहे हैं यहाँ पे हम लोग। अब हम आयरन की जगह
आयरन की जगह फेरम लिखा तो नहीं, हमने नहीं लिखा कभी। कोई बुक तो नहीं लिख रही है? कोई बुक लिख रही है क्या? नहीं, आयरन ही लिखेंगे इसमें। एक्चुअली वो कौन सा नाम होता है, कौन से लैंग्वेज वाले नाम होते हैं, लैटिन नेम और ये नेम। तो ये जो इनके नाम है, जो अर्जेंटम, फेरम, ये सब आई थिंक लैटिन नेम है, उनके साथ एट लगता है, जुड़ता है। ये आयरन के साथ नहीं, आयरनेट नहीं करेंगे, फेरम नहीं करेंगे। अगला एग्जांपल ब्रिजिंग का, कोबाल्ट लिखिए, 2 कोबाल्ट लिखिए, यहाँ पे NH2, यहाँ पे NO2, NH2 NO2 NH3 4 लगे हुए हैं। बाहर NO3 होल नाइट्रेट है, -1, nitrate is -1, HNO3, H is +1, NO3 is -1. अब दोनों देखिए अलग अलग है ना, NH2 और NO2 हो गए, तो एक को लिखेंगे, NH2 को लिखेंगे एमाइडो और NO2 को लिखेंगे नाइट्राइटो। तो अल्फाबेट में क्योंकि एमाइडो पहले आ रहा है, N बाद में आ रहा है, तो पहले एमाइडो लिख दीजिए, म्यू एमाइडो, म्यू नाइट्राइटो, और फिर उसके बाद यूनिट रिपीट हो रही है, तो बिस करके, ये कोबाल्ट NH3 इधर भी है, इधर भी है, तो बिस, हाँ ये एमाइडो तो एक ही है ना, डाई क्यों लिखे, ये अलग अलग होगा ना, पहले तो OH OH 2 थे, तो इसलिए डाई था। बेस, फिर क्या लिखे, टेट्रा अमीन, और क्या था, कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन नंबर बोलिए जल्दी से, आपके बार में नहीं निकालूंगी, आप निकालिए। NH2 का -1, NO2 का -1, 3, कोबाल्ट 3 और नाइट्रेट, बाहर नाइट्रेट है। ऑनलाइन में सबको समझ आ रहा है बच्चों? कोई दिक्कत हो तो बोलिए। हैं? ब्रैकेट के अंदर ले सकते हैं, मैंने इसको दिखाते हुए इसके हिसाब से ब्रैकेट लगा दिया, ले सकते हैं। क्या कोबाल्ट? नहीं नहीं चलेगा, चलो इनके बीच में एरो ले लीजिए, इनके बीच में डैश ले लीजिए, म्यू का रूल है, म्यू के डैश। जी मैडम कोबाल्ट में 2 ये तो डिस्कस नहीं कर, हाँ, जो आपने बात एकदम पते की कर दी कि क्योंकि टेट्राएमीन 2 बार था, इसके बेस उसके लिए लगाया था, तो कोबाल्ट भी तो इसी ब्रैकेट के अंदर ही आना चाहिए ना, तो यहाँ पे ब्रैकेट अप्लाई नहीं कर सकते हम, पूरा ब्रैकेट यहाँ पे लगेगा अगर लगाना है तो, ये डबल हो रहा है ना।
इसी रिस्पेक्ट में आप भी बोल रहे होंगे गार्गी, जो चीज डबल है उसी के लिए बिस लगा रहे हैं, तो फिर पूरे के सामने लगाएंगे ना, टेट्राएमीनी तो डबल है नहीं, कोबाल्ट भी डबल है। आप कर लेंगे ऐसे। अब भाइयों और बहनों नेक्स्ट क्लास में करके जरूर आ जाइएगा, नहीं तो मैं बहुत नाराज हो जाऊंगी मैं। चैप्टर तो अभी चलेगा, अभी क्यों परेशान हो रहे हैं? अब तो शुरू हुई है पार्टी। अभी क्या किया है? अभी अभी बेबी पैदा हुआ, उसका नाम लिखा गया है, नामकरण हुआ है अभी तो। नामकरण संस्कार के बाद तो बहुत सारी चीजें होती है ना। तो बहुत कुछ होगा, पूरी लाइफ हिस्ट्री है उसकी, एजुकेशन चलेगी, शादी ब्याह होगा, नौकरी लगेगी, या पहले नौकरी लग जाएगी फिर शादी ब्याह होगा, बहुत कुछ अच्छा है। अभी तो बस आपने क्या क्या होता है और नाम कैसे लिखते हैं, बस इतना ही सीखा। अभी से परेशान होंगे तो फिर हो चुका। लास्ट ईयर कितने लेक्चर हैं? लास्ट ईयर आई थिंक 12-13 लेक्चर, इतने ही है। इसमें क्या बात है, चैप्टर है तो है। पहले वर्नर थ्योरी पढ़ा दो, चैप्टर में शुरू में ही दी होगी वर्नर थ्योरी, एनसीईआरटी में। बड़ा काम किया था। इनको क्या बोला था मैंने, क्या बताया था मैंने, नहीं मतलब लोगों ने बोला था, फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के फादर बोलते हैं इनको, मतलब बहुत कुछ बताया होगा, शुरू में इन्होंने ही बताया होगा, तो इनको पिता बोल दिया गया कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का। आपस में बातें नहीं करें, वर्नर थ्योरी क्या है इनकी, बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज कि किस बेसिस पे इन्होंने दी थ्योरी, जैसे इन्होंने क्या किया कि एक एग्जाम्पल लिया था कंपाउंड का, एक कॉम्प्लेक्स था जिसमें कोबाल्ट जो थी वो सेंट्रल मेटल थी, और क्लोरीन था, लिगेंड भी था क्लोरीन, और काउंटर आयन भी था, और आपका अमोनिया भी था, लिगेंड की तरह काम कर रहा था। एनसीईआरटी में शायद। ठीक है, तो कोबाल्ट, क्लोरीन और अमोनिया का कॉम्प्लेक्स था, इन तीनों से मिलके बना हुआ कॉम्प्लेक्स था। इन्होंने 3 केस देखा, वर्णन ने क्या क्या 3 केस देखे कि ये जो कॉम्प्लेक्स है, कोबाल्ट, क्लोरीन और अमोनिया से मिलके बना हुआ जो कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स की रिएक्शन ये कराते हैं AgNO3 के सॉल्यूशन से। AgNO3 के सॉल्यूशन से इन्होंने कराई इसकी रिएक्शन, एक कॉम्प्लेक्स लिया जो कोबाल्ट, क्लोरीन और अमोनिया से मिलके बना हुआ है, और इन्होंने क्या देखा कि जब ये AgNO3 से रिएक्शन कराते हैं इसकी, तो AgNO3 से रिएक्शन कराने पे कभी ये देखते हैं
कि AgNO3 से रिएक्शन कराने पे 3 मोल AgCl बनता है। कभी ऐसा देखते हैं कि 2 मोल AgCl बनता है, कभी देखते हैं कि 1 मोल AgCl का पीपीटी बनता है। कॉम्प्लेक्स में इन्होंने देखा कि कभी 3 मोल AgCl बन रहा है, कभी 2 मोल बन रहा है, किसी केस में 1 मोल बन रहा है। तो इन्होंने इंटरप्रिटेशन क्या निकाला, देखो इन्होंने क्या इंटरप्रिटेशन निकाला कि अगर AgNO3 से रिएक्शन करने पे AgCl बन रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं रिएक्शन तो ये हो रहा है कॉम्प्लेक्स में जो Cl माइनस है वो AgNO3 से रिएक्ट करके AgCl का पीपीटी बना रहे हैं, है ना। अब एक बार 3 मोल AgCl बन रहा है, एक बार 2 बन रहा है, एक बार 1 बन रहा है। इसका मतलब कॉम्प्लेक्स कुछ इस तरीके के हैं कि एक बार 3Cl माइनस मिल रहे हैं उसको, एक बार 2Cl माइनस मिल रहे हैं और एक बार 1Cl माइनस मिल रहा है। ठीक, इसका क्या मतलब है, आपको मैंने बताया था Cl अगर ब्रैकेट के अंदर है मतलब लिगेंड की तरह अगर काम कर रहा है तो वो Cl आयनाइज नहीं होगा, ब्रेक नहीं होगा। जब चैप्टर शुरू किया था तभी सिखाया था कि ब्रैकेट के बाहर वाली जो चीजें होती है वो आयन में बनती हैं और पूरा ब्रैकेट जो होता है वो एक आयन बनता है। ब्रैकेट के अंदर की कोई चीज टूट करके आयन नहीं बनाती है। तो ब्रैकेट के अंदर कोई चीज टूट करके आयन नहीं बना रही है, तो जिस केस में 3 मोल AgCl बन रहा है उस केस में इन्होंने इंटरप्रिटेशन दिया कि ऐसा होगा फॉर्मूला उस कंपाउंड का कि जो Cl माइनस है 3 के 3 वो बाहर की तरफ होंगे, यानी 3Cl बाहर होगा। और जहां पे 2 मिल रहे हैं वहां पे अगर टोटल 3 Cl है तो 2 Cl बाहर की तरफ होंगे जो आयनाइज हो रहे हैं और एक Cl जरूर ना जरूर ब्रैकेट के अंदर होगा। फिर पहले वाले केस में बोला कि जिसमें कि ये तीसरे वाले केस में जिसमें 1 मोल AgCl बन रहा है, इसका मतलब एक Cl ही बाहर है और बाकी जो Cl है वो क्या है, जितने भी उस कंपाउंड में Cl है बाकी वो ब्रैकेट के अंदर है। तो इस तरीके से इन्होंने बोला कि कौन सी वैलेंसी, कौन सा लिगेंड काउंटर आयन की तरह काम कर रहा है और कौन सा ब्रैकेट के अंदर लिगेंड की तरह काम कर रहा है, इसको डिसाइड करने का काम इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू किया। मतलब एक इनको ये पहला एक्सपेरिमेंट था, इससे इनको एक दिशा मिली कि भाई जो Cl माइनस कंपाउंड में है वो ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे के सारे ब्रैकेट के बाहर ही हो, सारे के सारे काउंटर आयन की तरह ही काम कर रहे हो। कॉम्प्लेक्स में जितने Cl माइनस काउंटर आयन की तरह काम करेंगे, मान लो 1 मोल काम कर रहा है तो 1 मोल AgCl बनेगा, और 2 मोल काम कर रहा है तो 2 मोल AgCl बनेगा, 3 काम कर रहा है तो 3 मोल AgCl बनेगा। इतनी बात क्लियर है। जैसे इन्होंने बोला ये, जैसे मान लो हम कंपाउंड का फॉर्मूला बोलते हैं ये CONH3 होल 6 Cl3, ये बोला हमने, है ना। तो अगर ये टूटेगा तो ये कैसे टूटेगा, ये टूटेगा CONH3 होल 6 प्लस 3 और 3Cl माइनस में टूटेगा और यही 3Cl माइनस 3 मोल AgNO3 से रिएक्ट करके 3AgCl बनाएंगे। ये बात सबको समझ आती है। इन्होंने बताया अगर कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर ऐसा कर दो, NH3 यहाँ पे 5 लगा दो, एक Cl को अंदर कर दो, बाहर Cl2 और NH3 एक बाहर हो गया मान लो, इस तरीके का अगर फॉर्मूला बनता है, एक NH3 बाहर कर दिया, यहाँ NH3 5 कर दिया, यहाँ Cl कर दिया, ये वाला NH3 ना रखो तो भी चलेगा।
इस तरीके का अगर फॉर्मूला है कंपाउंड का CONH3 होल 5, यहाँ पे Cl2 दो बाहर है, तो ये टूटेगा तो कैसे टूटेगा? ये तो अंदर वाले तो टूटते नहीं है, तो अंदर वाले +2 फॉर्मेट में आ गए, इधर 2Cl माइनस। ब्रैकेट के ऊपर चार्ज किस हिसाब से लगा रहे हैं? जितना Cl पे चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज ब्रैकेट में। ठीक, अब तीसरे केस में अगर फॉर्मूला CONH3 होल 4 Cl2 है, अंदर 2 Cl कर दिए, बाहर 1 Cl, तो कैसे टूटेगा? CONH3 होल 4 Cl2, इसका एक पॉजिटिव प्लस और बाहर Cl माइनस। ये वाले केस में आपका 2 Cl माइनस बन रहे हैं, तो 2AgNO3 से रिएक्ट करके क्या बना लेंगे? 2AgCl बना लेंगे, 2 मोल मिलेगा AgCl। ये वाले केस में एक ही Cl माइनस मिल रहा है एक मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स के, तो एक ही AgCl बनेगा। बात क्लियर हो रही है? इसका मतलब कि इसके अंदर कितने Cl माइनस बाहर की तरफ हैं, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि कितने AgCl के मोल प्रोड्यूस होंगे। ये चीज का पता लगाया इन्होंने, है ना। अब इस तरीके का जो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स का कॉम्बिनेशन है, इसको इन्होंने एक रेशियो के टर्म्स में कॉम्बिनेशन बोला। जैसे यहाँ पे एक आयन ये बन रहा है और 3 आयन ये बन रहे हैं, तो इसको बोलेंगे 1:3 का कॉम्बिनेशन। यहाँ पे अगर देखो एक ये कॉम्प्लेक्स आयन और 2 ये बन रहे हैं, तो 1:2 का कॉम्बिनेशन। यहाँ पे एक ये और एक ये, तो कौन सा कॉम्बिनेशन बोलेंगे? 1:1 का कॉम्बिनेशन। ये पता लगाया इन्होंने कॉम्प्लेक्स में ये रिएक्शंस करवा के कि इसका जो कॉम्बिनेशन है वो किस तरीके का है, वैलेंसी किस तरीके से चेंज हो रही है, Cl अंदर कितने हैं बाहर कितने हैं। ये तो कॉम्बिनेशन लिख लो इसका कॉम्बिनेशन क्या लिखा हमने? सॉल्ट का 1:3 का। कैसे? ये एक आयन और ये 3, है ना। इसका क्या लिख दें? इस कॉम्प्लेक्स का 1:2 का, ये 1 मोल और ये 2। इसका क्या लिख दें? 1:1। बात समझ आ रही है सबको बच्चा पार्टी? कोई कठिन बात नहीं है इसमें, मैथ्स के स्टूडेंट है। कोबाल्ट क्लोराइड अमोनिया का कॉम्प्लेक्स है। इसमें आपको पता लगाया गया कि किस तरीके का इलेक्ट्रोलाइट है। ये इलेक्ट्रोलाइट का टाइप बताया जाता है इससे कि कॉम्प्लेक्स कैसा है, 1:3, 1:2, 1:1 या कोई और रेशियो भी हो सकता है। थोड़ी देर बंद कर देते। कॉम्प्लेक्स में Cl बाहर हो ही ना तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो फिर रेशियो की बात नहीं करेंगे, 1 ही लिख देंगे। फिर कहाँ टूटने वाला है वो? नहीं, इतनी मैथ्स नहीं लगाएंगे, ठीक है। 1 ही लिख देंगे, पूछेंगे नहीं ऐसे कैसे, तो मैथ्स ज्यादा लगाने पड़ रही ना, ठीक है। चल, हो गया। अन्वी कोई दिक्कत है? बोलिए। कर रहे हैं, जल्दी जल्दी करिए। में क्या है? तोड़िए, लिखिए, रेशियो लिखिए। कभी कभी
सॉल्ट का कंपोजिशन दे करके आपको कंडक्टिविटी पूछ लेते हैं ना, कौन ज्यादा कंडक्टर होगा, है ना। तो कंडक्टिविटी की अगर बात करो, कंडक्टेंस की अगर बात करो, तो कंडक्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ आयंस के, नंबर ऑफ आयंस के। तो अगर पहला केस अपन लेते तो क्या बन रहे थे, 1:3, यानी 4 आयंस बन रहे थे पहले वाले में। कहाँ गया ये जो पहला वाला था, 1:3 का मतलब 1 आयन ये, 3 आयन ये, यानी टोटल 4 आयन बन रहे थे। यहाँ पे टोटल कितने आयंस बन रहे थे, 4। अगर दूसरे केस में देखो तो 1 ये बड़ा वाला आयन और 2 ये वाले, तो कितने आयंस बन रहे थे, 3 आयंस। नीचे वाले केस में देखें तो 1 ये बिग आयन कॉम्प्लेक्स और 1 ये सिंपल वाला, है ना, तो 2 आयंस बन रहे थे। तो अगर कंडक्टिविटी ऐसे केस में, कंडक्टेंस को आपको कहा जाए कि आप कंपेयर कीजिए, तो आप कैसे करेंगे, जिसमें नंबर ऑफ आयंस ज्यादा है उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, कंडक्टेंस क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। जिसके नंबर ऑफ आयंस कम है उसका कम हो जाएगा। तो जो पहला केस था, फर्स्ट केस में कितने नंबर ऑफ आयंस थे, 4। सेकेंड वाले में 3 आयंस थे टोटल। फर्स्ट वाले, थर्ड वाले में कितने थे, 2। तो कंडक्टेंस का ऑर्डर क्या होगा, ऐसे कोई भी कॉम्प्लेक्स आपको दे सकते हैं और सिंपल सा क्वेश्चन आपसे निकलवा सकते। एक दो बार बोर्ड में आया है, क्योंकि एनसीईआरटी की सेकंड पेज, पहले पेज सेकंड पेज, फर्स्ट में ही वर्नर थ्योरी दी हुई है ना, तो उसका ही है, तो सवाल आ सकता है ना। जैसे इसी पे एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया है, PdCl2.4NH3, PdCl2.4NH3, फिर दूसरा है NiCl2.6H2O, तीसरा है PtCl4.2HCl, और चौथा है COCl3.4NH3, पांचवा है PtCl2.2NH3। ये दे रखा है ना। इतने एग्जाम्पल हैं और बोल रहे हैं कि मोल्स ऑफ AgCl प्रेसिपिटेटेड पर मोल ऑफ कंपाउंड। यहाँ पे दे रखा है मोल्स ऑफ AgCl प्रेसिपिटेटेड बाई पर मोल ऑफ कंपाउंड इन एक्सेस ऑफ AgNO3। AgNO3 की एक्सेस ले रखी है, उसकी प्रेजेंस में 1 मोल कंपाउंड लेते हो तो कितने मोल AgCl बन रहे हैं ये दे रखा है ना। पहले केस में दिया है 2, दूसरे में दे रखा है 2, तीसरे में है 0, चौथे में है 1, पांचवे में है 0। अब आपको सोचना है कि क्या फॉर्मूला हो सकता है। फॉर्मूला कॉम्प्लेक्स का, कौन कितने अमोनिया अंदर होंगे, कितने Cl बाहर। हाँ नहीं, ये एक है,
इसके लिए 2 AgCl निकलना है। सबका मिला के एक कॉम्प्लेक्स कहाँ से बनाओगे दाता? 5 अलग अलग कॉम्प्लेक्स है, सबको मिक्स कर रहे थे क्या? पहला वाला करके बताऊं? नहीं, सीएल के हिसाब से ही करेंगे। मैं बताती हूँ, आप लोग अपना अपना चेक करिएगा, है ना, किसका दिमाग सही चल रहा है किसका गलत। पहले वाले में बोल रहे हैं 2 AgCl बन रहे हैं, तो 2 Cl को तो बाहर करना है और 2 ही Cl है कंपाउंड में। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं फॉर्मूला, PD के साथ क्या करो, NH3 के 4 मॉलिक्यूल ब्रैकेट के अंदर कर दो और Cl2 को बाहर कर दो, तभी तो 2 Cl मिलेंगे। अमोनिया को अंदर कर दिया। अच्छा, PD और PT के कॉम्प्लेक्सेस में याद रखिए कि पॉसिबिलिटी होती है कि 4 वाले भी बनाते हैं, मतलब 4 लिगेंड भी जुड़े हो सकते हैं इनसे मोनोडेंटेट, ज्यादातर 4 वाले होते हैं। अब सेकंड केस देखते हैं, सेकंड वाला क्या है, 2 ही है, तो इसमें भी यही करना पड़ेगा अपने को, निकेल H2O के 6 यहां कर दीजिए और Cl2 बाहर कर दीजिए। फिर थर्ड वाले केस में देखिए आपके 0 बता रहे हैं, 0 बताने का क्या मतलब है कि Cl- तो बाहर है ही नहीं, है ना, तो कैसे करें? यानी ये वाला जो Cl है ना, ये टूटेगा नहीं है, जैसे वाटर होता है ना, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वैसे ही रहेगा, डॉट के साथ लिखा है ना, तो ये टूटेगा नहीं, अंदर नहीं करेंगे इसको, PtCl4.2H। अब तीसरे वाले में देखो, एक दे रखा है, 3 Cl है, एक दे रखा है, तो 2 Cl को तो कॉम्प्लेक्स के अंदर कर दीजिए और एक को बाहर कर दीजिए, तो क्या बनेगा फॉर्मूला, CO NH3 4 Cl2 एक Cl बाहर होगा ना, क्योंकि एक ही आया है ना यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज और अपने को ध्यान रखनी होती है कि जैसे जो अपन अभी अपने आगे पढ़ा नहीं है, ज्योमेट्री नहीं पढ़ी, तो ज्योमेट्री जब पढ़ेंगे इसकी, तो उसमें हम लोग ये पढ़ेंगे या तो 6 मोनोडेंटेट लिगेंड लगते हैं या 4 लगते हैं, कभी कभी 2 वाला केस मिलता है, ज्यादातर 4 या 6 वाला मिलता है। अब Cl भी मोनोडेंटेट है, NH3 भी मोनोडेंटेट है, H2O भी मोनोडेंटेट है, तो या तो 6 लगाओगे बनाते वक्त ध्यान रखना है, या तो 4 का कॉम्बो। PD और PT में ज्यादातर 4 का बनता है। हाँ, हाँ, तो ये वाला Cl निकल नहीं रहा है, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के साथ रहेगा, ये क्रिस्टल फॉर्म में रहेगा, ठीक है। और लास्ट वाले में कितने हैं, 0 है, तो लास्ट वाले में फिर इसका मतलब क्या बना दो, इसको न्यूट्रल बना दो, Cl बाहर नहीं निकालो, है ना। अब आप बोलोगे अमोनिया को बाहर क्यों नहीं निकाला, अभी जैसे एक पॉइंट को आपको ध्यान रखने को कहा ना कि PD और PT के कॉम्प्लेक्स कैसे बनाने हैं। PD और PT के ज्यादातर कॉम्प्लेक्स जो होते हैं उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर होती है 4। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है कितने मोनोडेंटेट लिगेंड सेंट्रल मेटल से जुड़े हैं। यहाँ पे देखो
2 अमोनिया 2 क्लोरीन, तो 4 हो गई कोऑर्डिनेशन नंबर। ये वाले में देखो कितनी अमोनिया, 4 अमोनिया 2 क्लोरीन, 6 हो गई कोऑर्डिनेशन नंबर। इसमें देखिए 4 क्लोरीन, 4 हो गई कोऑर्डिनेशन नंबर। इसमें देखिए 6 H2O, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर कॉम्प्लेक्स की क्या हो गई 6, अमोनिया 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है ना। क्वेश्चन में कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला बनाने के लिए नहीं कहा था, ये तो मैंने बनवा दिया आपसे। क्वेश्चन ने पूछा था सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगी, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगी, तो फॉर्मूला बनाएंगे तो ही पता लगेगा कि सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगी, है ना। तो सेकेंडरी वैलेंसी क्या बन गई, कोऑर्डिनेशन नंबर या सेकेंडरी वैलेंसी एक ही बात है, आपको बताया था। पहले केस में कितनी आई 4, क्वेश्चन में ये पूछा था कोऑर्डिनेशन सेकेंडरी वैलेंसी कितनी कितनी है, पहले में 4, दूसरे में 6, तीसरे में 4, चौथे में 6 और पांचवे में कितनी आई थी। क्लियर है बात, बोलिए। इसमें क्या कर रहे हैं, एक एक में डिफरेंट आ रही है ना अपनी, 4 6, फिर अपनी 4 आई है, फिर 6 आई है, फिर 4 आई है। इसका मतलब HCl को अंदर कर रहे हैं। तीसरा वाला केस है ना अपना HCl वाला, HCl के फॉर्मेट में, तो कैसे जोड़े HCl, ये जो कॉम्प्लेक्स बनाया ना इसमें आंसर 6 आ रहा है, 6 आने का मतलब है इसको अंदर ले। हर्ष आपने यही बनाया था, हर्ष की आवाज आ गई, तो इसको ब्रैकेट के अंदर लेना। तभी तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगी। 2 HCl जुड़े हैं और 3 4 क्या जुड़े हैं Cl जुड़े हैं, तभी 6 आ पाएगी, नहीं तो 6 आएगी। तो वर्नर ने क्या बताया, एक तो ये प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में बताया। प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, सेंट्रल मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर, और सेकेंडरी वैलेंसी होती है सेंट्रल मेटल की कोऑर्डिनेशन नंबर। इन दोनों चीजों के बारे में बताया। और ये बताया आयनाइजेबल वैलेंसी, आयनाइजेबल का मतलब कितने आयंस जो हैं वो बाहर की तरफ हैं, कितने आयंस ब्रैकेट के अंदर हैं जो टूटेंगे नहीं, जो नॉन आयनाइजेबल है, कितने आयनाइजेबल कितने नॉन आयनाइजेबल, इनका हिसाब किताब किसने बताया था, वर्नर ने बताया था अपनी थ्योरी। ये नोट हो चुका है सबका। अच्छा, वर्नर की थ्योरी के कुछ 2-4 पॉइंट हैं जिनको अपन नोट करेंगे, इसलिए नोट करेंगे क्योंकि एनसीईआरटी के आजकल जो कोई भी जो थ्योरीज है इंपॉर्टेंट, उनके पॉइंट्स दे करके करेक्ट और इनकरेक्ट क्वेश्चंस बना देते हैं। तो इस थ्योरी में क्या क्या बताया गया, आयनाइजेबल और नॉन आयनाइजेबल वैलेंसी के बारे में बताया गया, और क्या बताया इन्होंने, प्राइमरी वैलेंसी के बारे में बताया वर्नर ने, जिसको हम ऑक्सीडेशन नंबर भी कह सकते हैं। और क्या बताया, सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में, जिसको हम कोऑर्डिनेशन नंबर भी कहते हैं, कि भाई कितने मोनोडेंटेट लिगेंड अंदर जुड़े हुए हैं, कितने लिगेंड जुड़े हैं।
सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर है, इसलिए इसको हम नॉन आयनाइजेबल भी कह सकते हैं, और प्राइमरी वैलेंसी जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर है, इसलिए इसको आयनाइजेबल भी कह सकते हैं। इसके हिसाब से बाहर कितना आयन लगेगा वो डिसाइड होता है प्राइमरी वैलेंसी से। बाहर कितना काउंटर आयन आप लगाओगे वो डिसाइड होता है इससे। 2 पॉइंट्स में तो यही बताया ना। प्राइमरी वैलेंसी satisfied by negative ion। प्राइमरी वैलेंसी क्या है? सेंट्रल मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर, वो कैसी होती है? पॉजिटिव, है ना। सेंट्रल मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर कैसी होती है? पॉजिटिव। तो उसके अपोजिट में बाहर की तरफ क्या लगता है? नेगेटिव आयन लगता है ना। जैसे पिछला जो कॉम्प्लेक्स था, अगर कोबाल्ट की वैलेंसी मान लो +3 है और अमोनिया उसके साथ जुड़ा हुआ है, तो अमोनिया तो ऐसी वैलेंसी है जो नॉन आयनाइजेबल है। अमोनिया के हिसाब से हम निकालेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। जो स्फीयर के अंदर चीज है उसके हिसाब से हम क्या निकालेंगे? ये जो स्फीयर के अंदर की चीज है इसके हिसाब से हम कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं, जिसको हम सेकेंडरी वैलेंसी बोलते हैं, जो कभी भी आयनाइज नहीं होती है, इसलिए हम इसको कहते हैं नॉन आयनाइजेबल वैलेंसी। ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 इज नॉन आयनाइजेबल। इसके बाहर ये जो Cl2 लगा हुआ है ये आयनाइजेबल आयन है, तो ये जो 2 Cl है इसके हिसाब से निकल के ऊपर चार्ज आता है, +2 का चार्ज यहाँ पे आएगा जैसे कि। तो ये जो +2 आ रहा है इसको ऑक्सीडेशन नंबर या प्राइमरी वैलेंसी कहते हैं। ये प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई होती है इन बाहर वाले नेगेटिव आयन से, यानी कि जो सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर है वो किससे सेटिस्फाई हो रहा है? बाहर जो नेगेटिव आयन लगा रहे हो उससे। जो आपकी सेकेंडरी वैलेंसी है वो किससे सेटिस्फाई हो रही है? न्यूट्रल आयन से, या ब्रैकेट के अंदर कभी कभी नेगेटिव आयन भी होते हैं ना, Cl भी तो हो सकता है अंदर की तरफ, तो या तो नेगेटिव से या न्यूट्रल से सेटिस्फाई होती है सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी किससे सेटिस्फाई होती है? नेगेटिव से। बात समझ आ रही है? बोलो बच्चों। प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई बाय नेगेटिव आयन, और सेकेंडरी वैलेंसी किससे सेटिस्फाई होती है? न्यूट्रल मॉलिक्यूल या नेगेटिव आयन भी होते हैं। कभी ऐसा भी हो सकता है केवल न्यूट्रल हो, 6 के 6 NH3 लगाए हो। कभी ऐसा भी हो सकता है न्यूट्रल और नेगेटिव आयन दोनों हो ब्रैकेट के अंदर। वर्नर ने अपनी थ्योरी में ये भी बोला कि ये जो सेकेंडरी वैलेंसी है इट इज फिक्स्ड फॉर एनी मेटल, किसी भी मेटल के लिए ये फिक्स है। पीटी के लिए इतनी फिक्स है, पीटी के लिए इतनी 4 फिक्स है ना। कोबाल्ट के लिए 6 फिक्स है, ये फिक्स है। नेक्स्ट पॉइंट में इन्होंने बोला कि जो सेंट्रल मेटल है उसके साथ जितने भी लिगेंड्स अटैच हैं उन लिगेंड्स की एक प्रॉपर ज्योमेट्री होती है। ऐसा नहीं कि कोई कहीं भी लग गया, है ना। एक प्रॉपर ज्योमेट्री होती है, किसी की ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी, किसी की टेट्राहेड्रल बनेगी, किसी की प्लेनर बनेगी, है ना। स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री 3 तरीके की मेजर हम देखेंगे, एक ऑक्टाहेड्रल,
जिसमें एक सेंट्रल मेटल होगी और 6 लिगेंड ऑक्टाहेड्रल फॉर्म में लगे हुए होंगे। जैसा कि केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं SF6 का, है ना। SF6 में क्या करते हैं, S बीच में होता है और ऑक्टाहेड्रन पे 6 आपके फ्लोरीनेट है। उसी तरीके से सेंट्रल मेटल और ऑक्टाहेड्रल अगर कॉम्प्लेक्स है तो 6 लिगेंड आपके ऑक्टाहेड्रल पोजीशंस पे लगे होंगे। दूसरा केस हम लोग देखते हैं यहाँ पे स्क्वायर प्लेनर, जो कम ही पढ़ेंगे लेकिन पढ़ेंगे। स्क्वायर प्लेनर का मतलब है कि सेंट्रल मेटल बीच में है और एक स्क्वायर बन रहा है, और स्क्वायर बन रहा है, उसी स्क्वायर पे 4 आपके लिगेंड लग जाएंगे, है ना। सेंट्रल मेटल बीच में है। तीसरी जो ज्योमेट्री हम लोग पढ़ेंगे टेट्राहेड्रल पढ़ेंगे। टेट्राहेड्रल आपको पता ही है, एक सेंट्रल मेटल बीच में और टेट्राहेड्रन के फॉर्म में 4 लिगेंड लगे हुए होंगे। तो वर्नर ने बोला कि जो अलग अलग कॉम्प्लेक्स हैं उनकी अपना एक स्पेशल 3D का अरेंजमेंट होता है। स्पेशल अरेंजमेंट स्पेशल होता है, हर कंपाउंड का अपना अलग अलग, इसी को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। क्या नाम दिया इन्होंने, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। सिंगुलर बोलेंगे अगर इसका तो पॉलीहेड्रन बोलेंगे, और प्लूरल बोलते हैं तो पॉलीहेड्रा। तो इस पॉइंट को लिख लीजिए, ईच कॉम्प्लेक्स have its own special 3D लिख लो ब्रैकेट में, 3D अरेंजमेंट of ligands around central metal is called coordination polyhedra। ये जो 3D अरेंजमेंट है सेंट्रल मेटल और लिगेंड का, उसको क्या नाम दिया वर्नर ने, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। इट्स ओन स्पेशियल अरेंजमेंट। स्पेशल का मतलब 3D में, स्पेशल नहीं, स्पेशियल, स्पेस नॉट स्पेशल। स्पेस की बात होगी, पढ़ेंगे ना अभी। अभी आइसोमेरिज्म शुरू कहाँ किया, वर्नर ने ये आइडिया दिया था, पढ़ेंगे अभी आइसोमेरिज्म। बहुत काम किया, बहुत सारी चीजें बताई, अभी क्या क्या नहीं बताया। तो वर्नर थ्योरी इतनी थी। एनसीईआरटी में 4 जो पॉइंट दिए वो मैंने आपको नोट करवा दिए हैं, और जो बेसिक जो समझाने वाली चीजें थी वो भी एक्सप्लेन कर दी है। तो आपका काम वर्नर थ्योरी पे, टाइम बोलिए, 6:36 PM। आराम से बस। तो बढ़िया, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म तो हो ही जाएगा। चलो आइसोमेरिज्म स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि पहला पार्ट है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल तो ऐसा है, लड्डू है बिल्कुल, बहुत ही इजी है। अगर इसका सवाल मिल जाए तो किस्मत के तेज हैं आप लोग, क्योंकि बहुत इजी है। इजी चीज आ जाए तो खुशी की बात ही है ना, कि भाई सही ही होगा। जेई मेंस के पेपर में कई बार बच्चे ऐसा भी धोखा दे के आते हैं कि मतलब जो टोटो, हाँ कह सकते हैं, टोटो नहीं है, टोटोमेरिज्म नहीं है।
सबसे पहले लिखिए आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चर में कई सारे हैं जिसमें सबसे पहला है आयनाइजेशन। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म फॉर्मूला सेम होगा कंपाउंड्स का। कंपाउंड्स है सेम फॉर्मूला, फॉर्मूला सेम होगा। या सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख दो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख लेते हैं, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट they produce different ions। ऐसे कंपाउंड जिनका फॉर्मूला तो सेम हो लेकिन अलग अलग आयन प्रोड्यूस कर रहे हो। एग्जाम्पल लिख लेते हैं, CONH3 होल 5Br ब्रैकेट के बाहर है SO4। इसका आइसोमर है CONH3 होल 5 SO4 को अंदर कर दीजिए और ब्रैकेट के बाहर Br ले। फॉर्मूला अगर देखो पूरा तो सेम आएगा क्योंकि कोबाल्ट 1 है, अमोनिया 5 है, SO4 1 है, ब्रोमीन 1 है। लेकिन जब तोड़ोगे इसको तो आयन अलग अलग हो जाएंगे। ये SO4-2 का टेस्ट देगा और ये Br- का टेस्ट देगा, है ना। आयन से अलग अलग हो गए तोड़ेंगे तो आयन तोड़ के दिखाने की जरूरत है, तोड़ लेंगे। यहाँ पे SO4-2 आयन मिल रहा है आपको और यहाँ पे डिफरेंट, ये भी डिफरेंट ही है, ये Br- मिल रहा है। फॉर्मूला क्या है दोनों कंपाउंड का? सेम है। तो कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट दे प्रोड्यूस डिफरेंट आयंस। इसका मतलब आउटसाइड और इनसाइड, मतलब स्फीयर के अंदर और बाहर में क्या हुआ है, आयंस का एक्सचेंज हुआ है। एक तरीके से अगर देखो तो Br बाहर चला गया और SO4 अंदर आ गया। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर ये आ गया और ये Br क्या हो गया, बाहर चला गया। ऐसा आइसोमेरिज्म देखे तो क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन। वर्नर वाले के सारे वर्नर नहीं हाँ कह सकते, नहीं कैसे कहेंगे, उसमें तो Cl- का बस नंबर चेंज हो रहा था। उससे ये नहीं पता चलेगा आपको कि मतलब अलग आयन तो नहीं थे, आयनाइजेशन नहीं, डिफरेंट आयंस प्रोड्यूस होने चाहिए। सेकंड, आयनाइजेशन के बाद है हाइड्रेट या सॉल्वेट। हाइड्रेट या सॉल्वेट, हाइड्रेट या सॉल्वेट का क्या मतलब है? हाइड्रेट का मतलब पानी से रिलेटेड कुछ मतलब है और सॉल्वेट का मतलब सॉल्वेंट से रिलेटेड कुछ मतलब है ना। इन जनरली पानी होता है तो हाइड्रेशन भी बोल सकते हैं, है ना। इसमें क्या होता है, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा के अंदर वाटर मॉलिक्यूल में डिफरेंस आएगा। इन दिस molecular formula is same but difference in number of H2O molecule in coordination polyhedra। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा के अंदर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर H2O मॉलिक्यूल के नंबर में डिफरेंस आएगा, उसको बोलेंगे हम लोग सॉल्वेट।
कोऑर्डिनेशन पूरा लिख लेना तुम लोग। CO बोले तो कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। पिछला वाला जो एग्जांपल आपने किया आयनाइजेशन वाला, इससे एक पॉइंट अगर आपके पास जगह हो तो नोट कर लीजिए, नहीं हो तो जगह बना के नोट कर लीजिए, है ना। एडवांस से एक बार क्वेश्चन आया हुआ है तो नोट कर लेते हैं। एक कॉम्प्लेक्स था, उसकी फिर BaCl2 से रिएक्शन करा रहे हैं तो व्हाइट PPT आ रहा है, ऐसा करके क्वेश्चन बनाया था। तो व्हाइट PPT BaSO4 का बनेगा, BaCl2 से रिएक्शन कराने पे SO4-2 का रिएक्शन होता है तो BaSO4 का व्हाइट PPT बनता है। क्वालिटेटिव एनालिसिस और कॉम्प्लेक्स का मिक्स करके क्वेश्चन बनाया था। यहाँ पे Br- है बाहर की तरफ, तो Br- निकलेगा इसमें से, है ना, Br- आए तो यहाँ पे जब AgNO3 डालते हैं तो हम देखते हैं AgBr का येलो PPT आता है। एग्जैक्ट क्वेश्चन थोड़ा बाद में करा दूंगी मैं, मतलब चैप्टर थोड़ा और आगे बढ़ेगा तो करवा देंगे। क्लू ऑफ द क्वेश्चन ये था तो इसलिए यहाँ पे बता दिया साथ साथ। एक बार मेंस या एडवांस दोनों में आए हुए हैं, उससे क्वेश्चन कंडक्टेंस से, एक बार इस टॉपिक से एडवांस में आया हुआ है, बहुत ही इजी सवाल था। तब जिसने सॉल्ट एनालिसिस और ये याद किया था उसने मार दिया तुरंत, और देखने में क्वेश्चन बड़ा सा था। नोट कर रहे हैं? कहीं SO4-2 अगर बन रहा है, BaCl2 डालेंगे तो BaSO4 का व्हाइट PPT बनेगा। अगर कहीं पे Cl- बन रहा है, AgNO3 डालेंगे तो AgCl का व्हाइट बनेगा। अगर Br- बन रहा है, AgNO3 डालोगे तो AgBr का येलो PPT बनेगा। और अगर I- कहीं बनता है तो AgI का बहुत डार्क येलो PPT आता है। इस पे हम लोग बात कर रहे थे, इसी पे क्लोज करेंगे, इसका एग्जांपल कर लेते हैं। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा के अंदर H2O मॉलिक्यूल का डिफरेंस होगा, है ना। तो एग्जांपल ले लेते हैं, सस्ता सुंदर टिकाऊ। CrCl3 H2O होल थ्राइस और बाहर की तरफ है 3H2O। ठीक है, अब क्या करें, अगला जो इसका आइसोमर बना रहे हैं उसमें Cr, यहाँ पे Cl2 कर दीजिए, H2O 4 कर दीजिए, टोटल मिला के मतलब 3 + 3 6 का कॉम्प्लेक्स है, 3 ये वाला और 3 ये वाले, तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर मेंटेन करनी है अपने को। अब H2O हमने 4 कर दिए, मतलब बाहर से एक H2O अंदर ले लिया, 4 कर दिया, तो Cl को क्या करना पड़ेगा 2, क्योंकि टोटल हमें 6 का कॉम्प्लेक्स बनाना है। तो एक Cl बाहर चला जाएगा, Cl एक बाहर जाएगा और H2O अब कितने बचेंगे बाहर, एक ये बना सकते हो, और एक ऐसा भी तो बना सकते हो, एक Cl और बाहर कर लो, एक Cl और बाहर कर दो, तो Cr Cl H2O कितने कर लो, 5 कर लो। ये क्या हुआ, अब कितने बन गए, 6 थे टोटल, 5 H2O यहीं कर दिए तो बाहर, एक H2O और Cl कितने बाहर हो जाएंगे, और कोई बना सकते हैं, सारे H2O अंदर कर दें और सारे Cl H2O मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा में डिफरेंट नंबर होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होंगे, लेकिन पहले में H2O 3 बाहर थे 3 अंदर थे, अब की बार दूसरे वाले में H2O 4 अंदर हो गए 2 बाहर हो गए, फार्मूला सबका सेम है, Cl 3 रखने हैं, H2O 6 रखने हैं, क्रोमियम 1 रखना है, क्रोमियम 1 2 Cl H2O 4, फिर 1 Cl बाहर,
और 2H2O। तीसरा बनाया तो एक Cl अंदर रखो, H2O 5 कर दो और एक H2O बाहर और 2 Cl2 बाहर। फिर तीसरे लास्ट वाले में हमने क्या किया, सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल 6 के 6 अंदर और 3 Cl बाहर। सबके सब क्या बन गए, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म के एग्जाम्पल। क्लियर है? मैम इसमें जैसे बाहर जो है नंबर सेम रखा है, हाँ सेम रखना पड़ता है। हाँ, तभी तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा। आइसोमर्स का मतलब ये है ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको सेम रखना है। ठीक है, टाइम क्या हो रहा है? तुम लोग ने हड़बड़ी करवा दी। हाँ मैम मैं ये कह रही थी कि जैसे अपने बाहर रखा है ना, जैसे Cl को भी दो ये हो गए और एक H2 हो गया, तो मतलब बाहर नेट तो अपने 3 रखे हैं, हम्म, जो भी ऐसे ही रखने पड़ते हैं। हाँ जैसे अंदर 2H2O और 4 को अंदर बना, तो सेकेंड वाला केस यही बना। हाँ, क्लोरीन बाहर गया ना, 4 का कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता है, 6 का बनाता है। कोऑर्डिनेशन नंबर को भी ध्यान देना है।